आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीट करेंगे। वन डे बूझो was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन बूझो काफी ज्यादा एक्साइटेड था उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो कि आ रहे थे टाउन के अंदर एक साल बाद। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो काफी जल्दी में था क्योंकि उसे उन्हें बस स्टॉप से रिसीव करना था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो जितनी तेज दौड़ सकता था वो दौड़ा और बस स्टॉप पे पहुंच गया। He was breathing rapidly. वो काफी ज्यादा तेजी से सांसें ले रहा था। His grandmother asked. उसकी दादी माँ ने पूछा him why he was breathing so fast. वो इतनी तेज तेज क्यों सांसें ले रहा है? बूझो told her dad he came running all the way. कि वो पूरे रास्ते भागते हुए आया है। But the question got stuck in his mind. लेकिन उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया। He wondered why running makes a person breathe faster. कि ऐसा क्या होता है जिससे कि एक पर्सन होता है जब भी वो भागते तो उसकी जो दिल की धड़कन है वो ज्यादा तेज हो जाती है। The answer to बूझो's question lies in understanding why we breathe. और जो बूझो का ये सवाल है वो इसमें छुपा है कि हम सांस लेते क्यों हैं। Breathing is a part of respiration. जो सांस लेना है वो पार्ट है एक पूरे प्रोसेस रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में होता है कि जो हम ऑक्सीजन हमारे अंदर ले रहे हैं ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन जो ब्रीथिंग होती है उसका मतलब होता है सिर्फ इनहेल एक्सहेल, यानी सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाई डू वी रेस्पायर, कि हम सांस क्यों लेते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। आपने चैप्टर 2 में पढ़ लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक छोटे से यूनिट से बने होते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो सेल होता है काफी ज्यादा मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब आगे बच्चे और पैदा करना, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज है उसको बाहर निकालना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितने भी हम फूड खा रहे हो उससे एनर्जी को यूटिलाइज करना। टू फॉर्म दीज फंक्शन, ये फंक्शन को करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी, सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खाना खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, पर ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, इसलिए तुम्हारे पापा पेरेंट्स कहते हैं मम्मी पापा कि तुम्हें रेगुलरली खाना खाना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो खाना होता है उसके अंदर जो हमारी एनर्जी वो स्टोर्ड होती है जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है। इसके बाद देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस लेते हैं फूड से खाना लेने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम वी ब्रीथ इन एयर, हम एयर के अंदर सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, और तुम्हें पता है कि जो एयर है यानी हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब देखो इसके अंदर बोला गया है विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि जब भी हम सांस ले रहे होते हैं तब तो हम ऑक्सीजन लेते ही हैं, लेकिन जब हम छोड़ रहे होते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। उसके बाद है द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली ईच सेल, और जब भी हम सांस लेते हैं तो वो हमारी सभी एक एक सिंगल सेल तक वो पहुंच जाता है। इन द सेल, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है इन द एयर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड, वो खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हो कि जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और रिलीज करता है एनर्जी, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक करता है प्लेस इन सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल है उसके अंदर जो फूड है ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर ऑक्सीजन को यूज करते हुए।
व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अक्कर, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है ऑक्सीजन की यूज से, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और जो खाना है बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप इसको लर्न इजीली कर सकते हैं। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और जब भी खाना जो होता है ब्रेकडाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये एक हमारे पास इक्वेशन आती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर से देखिए कि जो ग्लूकोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, राइट। You should know that there are some organisms such as yeast can survive in the absence of air। तुमने पढ़ा होगा कि जो yeast है, राइट, वो बिना absence of air के भी survive कर जाता है। They are called anaerobies। इनको बोलते हैं anaerobies। They get energy through anaerobic respiration। उनको anaerobic respiration से एनर्जी मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। यानी नीचे भी जो हमें स्टेटमेंट दी है ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होती है। इसके बाद हम देखते आएंगे यीस्ट आर सिंगल सेल। जो यीस्ट है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो रिस्पायर करता है एनारोबिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं वाइन और बियर बनाने में, राइट। तो अवर मसल सेल्स कैन आल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। जो हमारे मसल सेल्स है वो भी रिस्पायर कर सकते हैं एनारोबिकली, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, पर थोड़े टाइम के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमें ऑक्सीजन की मात्रा ढंग से नहीं मिलती है, यानी कमी होती है ऑक्सीजन की। सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब भी आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, फास्ट रनिंग, बहुत तेज दौड़ते हो, साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो काफी घंटों के लिए, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, बहुत भारी सामान उठाते हो, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। और जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो सप्लाई होता है एनर्जी का वो लिमिटेड ही होता है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो मसल सेल्स के अंदर होता है, ताकि वो डिमांड पूरी कर सके एनर्जी की, तभी हम अपने ये टास्क कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है हमें। इसके अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, इससे हमारे क्रैम्प्स होते हैं, यानी पेन होने लग जाता है जब भी इकट्ठा होता है। देखा होगा आपने, आप फुटबॉल खेलते हो, राइट, तो आपके लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाएंगे। काफी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं, Have you ever wondered why you get muscle cramp after heavy exercise? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मसल्स के अंदर दर्द क्यों होता है? क्रैम्प्स का मतलब दर्द होना, जब भी तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हो। The cramps occurs when muscle cells respire anaerobically। और ये दर्द तब होता है जब भी हमारी जो मसल्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। और जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल पेन। और जो लैक्टिक एसिड है उससे ही हमारे क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। और हमें दर्द से जो है आराम तभी मिलता है जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर एक मसाज लेते हैं। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? क्या तुम जान सकते हो ऐसा क्यों? तो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इससे क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एज अ रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर क्या होता है, जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का मसल सेल्स में इंक्रीज हो जाता है, और जो इंक्रीज होता है सप्लाई ऑक्सीजन का, रिजल्ट के अंदर कंप्लीट हो जाता है ब्रेकडाउन, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल एक्सेल। हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 6.1, जिसके अंदर हमें ऑलरेडी वार्निंग दी गई है कि डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, राइट। तो क्लोज योर नोस्ट्राइल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। अपनी नाक और मुंह दोनों को टाइटली बंद कर दो और घड़ी की तरफ देखो। What did you feel after some time? तुम थोड़े टाइम बाद क्या महसूस करते हो? How long were you able to keep both of them closed? तुम कितनी देर तक दोनों को बंद रख पाए? Note down the time for which you could hold your breath। और टाइम भी नोट करना कि तुम कितने टाइम तक अपनी सांसों को रोक पाए हो। So now you know that you cannot survive for a long time without breathing। तो अब तुम ये समझ ही गए होगे कि तुम
जब तक ज्यादा देर तक अपनी सांस रोकोगे तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। सरवाइव का मतलब तुम जी नहीं पाओगे। तो ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब लंग्स हो गए हमारे, राइट। लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन ऐसे जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है ब्रीथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन जैसी एयर को अपने अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ना, ठीक है। और द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब भी हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज, अरे काफी ज्यादा कंटिन्यूअस सा प्रोसेस होता है, नहीं लगातार करते रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑन ऑल द टाइम ऑल थ्रू द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब तक कोई इंसान जिंदा है तब तक वो सांस ही लेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। तो जब भी एक इंसान एक मिनट के लिए जितनी सांसें लेता है उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम inhalation and exhalation take place alternately. A breath means one inhalation pulse, one exhalation bull would you like to find out your breathing rate? क्या तुम अपनी breathing rate को जान पाए? Do you want to know whether it is constant or it change according to the requirement of oxygen by body? तो जब भी हम सांस लेते हैं क्या वो हम एक ही तरह से लेते हैं या फिर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी सांसों में भी चेंजेस लाते रहते हैं? Let us find out by doing the following activity. यहाँ पे हमारे पास एक और एक्टिविटी आती करने के लिए जिससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से सांस लेते हैं। एक होता है हम बहुत ज्यादा कभी गहरी सांसें लेते हैं, राइट, कभी हम बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। तो इसके अंदर वही पढ़ेंगे। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हमें नहीं पता होता कि हम सांस ले रहे हैं, राइट। अब आप अभी नोटिस करिए कि आप सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप कोई टास्क कर रहे होते हैं तब क्या आप ध्यान देते हो? आपकी पलकें भी ब्लिंक करती है, आप उन पे भी ध्यान नहीं देते हो। हाउएवर इफ यू ट्राई टू यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। अगर तुम कोशिश कर पाओ तो तुम गिनो कि तुम कितनी बार सांस ले रहे हो। ब्रीथ इन आउट ऑफ नॉर्मली, जितना तुम नॉर्मली ले पा रहे हो। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। तुमने कितनी बार सांसें अंदर ली और कितनी बार सांसें बाहर छोड़ी एक मिनट के अंदर। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम यू एक्सहेल, क्या तुमने सेम ही इनहेल किया सेम ही एक्सहेल किया। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। अब देखो आप बहुत तेज दौड़िए उसके बाद अपनी सांसों को गिनिए। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश आफ्टर complete rest. Tabulate your findings and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. तो ऑब्वियस सी बात है जब आप बहुत ज्यादा दौड़ के आओगे तो आपकी जो सांसें होंगी वो बहुत तेज हो जाएंगी, है ना, यानी सेम नहीं होगा। इसके अंदर वही बोला गया। उसके बाद बोला गया कि आप अपने क्लासमेट से उस चीज को कंपेयर कीजिए। फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी, ऊपर वाली एक्टिविटी से यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट whenever a person needs extra energy he or she breathes faster। जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है तो हम अपनी सांसों को बहुत तेज तेज ब्रीथ करते हैं, राइट। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज, और रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक सप्लाई होता है जो कि स्पीड अप करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड को और मोर एनर्जी रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू यू फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। तो क्यों हम बहुत ज्यादा भूखा महसूस करते हैं जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। व्हेन यू फील ड्राउजी, जब भी तुम नींद में होते हो। डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, कि तुम्हारी जो सांस लेने की वो होती है रेट वो क्या नीचे हो जाती है यानी कम हो जाती है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये तुम्हारी बॉडी सही मात्रा में ऑक्सीजन ले रही है। तो फिर इससे हम करेंगे एक्टिविटी 6.3 जिसके अंदर शो कर रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज कैरिड आउट अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बताई गई है जो कि नॉर्मली पर्सन करते हैं, राइट। जैसे आपकी मम्मी कपड़े धोती है, आप सोते हो, वॉक करना, राइट, डांस करना, मे बी डांस ही है, पढ़ाई करना या फिर लेबर का काम करना। ये सभी बेसिक से काम है जो कि नॉर्मली पर्सन एक दिन में करते हैं। कैन यू से इन विच एक्टिविटी डज द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच विल बी द फास्टेस्ट। तो क्या तुम ये रिकॉर्ड कर पाए कि तुम कब कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे जब तुम्हारी सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई थी और काफी ज्यादा धीरे हो गई थी। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपीरियंस। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया उसके अंदर आपने रिकॉर्ड तो किया ही होगा, राइट। उसके बाद 6.3 हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्राइल, हम नोस्ट्राइल से जो है
हवा को अंदर लेते हैं। When we inhale air, जब भी हम एयर को अंदर लेते हैं, it passes through our nostril into the nasal cavity. ये nasal cavity में पहुंच जाता है. From nasal cavity, the air reaches to lungs. nasal cavity से वो lungs में पहुंच जाता है. आपको lungs पता ही होगा. Through the windpipe. windpipe मतलब जो सांस वाली पाइप होती है, ठीक है. Lungs are present in the chest कैविटी, और जो लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नीचे फिक दिया अभी हम उसे भी देखेंगे. द कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स, और जो कैविटी है वो घिरी होती है रिब्स से उसकी साइड में, ठीक है. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डिफ्राम, और जो एक बड़ा सा मस्कुलर शीट आप देख पाओगे उसको हम बोलते हैं डिफ्राम. तो ये पूरा आप एक तरह से ये समझ लो कि नीचे जो आपको फिगर दी गई है उसके बारे में ये दी हुई. देखिए ये है ओरल कैविटी, राइट. ये है हमारा नेसल पैसेज. इसके बाद ये है फायरिंग्स ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से. फिर ये है लंग्स, ये है रिब्स. आप देख सकते हो जो लंग्स है हमारे वो किस तरह से रिब्स से ऐसे कवर हो रखे हैं, प्रोटेक्ट हो रखे हैं, राइट. और ये लंग्स के अंदर का है. और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफ्राम, राइट. इसके बाद हम देखते हैं ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डिफ्राम्स एंड द रिब केज. जब भी आप सांस ले रहे हो तो जो ये डिफ्राम आप देख रहे हो और रिब केज है ये भी मूवमेंट करती है ड्यूरिंग इनहेलेशन. जब भी आप सांस अंदर लेते हो रिब्स मूव अपवर्ड. आप नोटिस करो कि आप सांस अंदर ले रहे हो तो जो आपकी रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ होंगी, एंड आउटवर्ड डिफ्राम्स मूव डाउन. और जब भी आप सांस छोड़ोगे तो जो रिब्स है वो वापस से नीचे आ जाएंगे. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स. इससे क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज, ये जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज कर देता है स्पेस को, जिससे जो चेस्ट कैविटी है वो एयर को रश करती है काफी ज्यादा फास्टली लंग्स में. द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, जिससे जो लंग्स है वो एयर से भर जाते हैं. ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब भी हम सांस छोड़ते हैं रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स. मूव्स जो रिब्स है वो नीचे की तरफ हो जाते हैं, व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू its former position. It's reduced the size of the chest cavity and air is pushed up of the lungs. These movements in our body can be felt easily. Take a deep breath. तो वही कह रहे हैं, आप ये करके देख सकते हैं, आप इजीली इसको नोटिस कर देते हैं. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of the abdomen. What do you find? और आपने क्या नोटिस किया वो भी बताना है. After having learned that during breathing here are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that she or he could explain it maximum. How about this activity in the class with your classmates? तो आप ये एक्टिविटी अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हो. इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 6.4 6.5, जिसके अंदर कुछ नहीं है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी हम एयर को इनसाइड करेंगे तो जो हमारे डिफ्राम है वो भी नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इस तरह से वो जो रिब्स है वो मूव आउट हो जाएंगी. और जब भी हम एयर को बाहर की तरफ करेंगे रिब्स वापस से आ जाएंगी और ये भी ऊपर की साइड को हो जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं the hole in the lid in such a way that it dips in a lime water. Now blow gently through a few times. It is changing the appearance of the lime water. Can you explain the change of the basis learned in chapter 5? तो इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ से हम देखेंगे इसे. What do we breathe out? कि हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं. एक्टिविटी 6.6 है. टेक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर लेना है, clean test tube or a glass plastic bottle. Make a hole in lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw tube. और उसके बाद ये ऊपर हमने पढ़ ही लिया है. तो बेसिकली हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर ये जो बलून्स हैं, ये जो रबर की शीट है, ये जो प्लास्टिक बोतल है, इससे आप एक एक्टिविटी करते हो जिसके अंदर आप ये करते हो कि हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन अ लंग्स. ठीक है. फिर हम देखते हैं Bujo wants to know if cockroaches, snails, fishes, earthworm, ants, mosquito also have lungs. बुजो जानना चाहता है कि जो स्नेल्स होगी, फिश होगी, अर्थवर्म होगी, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल होता है. तो इनहेल करते हैं 20% ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, एक्सहेल करते हैं 16.4% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं ब्रीथिंग इन अदर एनिमल. दूसरे जानवर किस तरह से ब्रीथ करते हैं.
देखो एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, मतलब इन सभी के पास क्या उनकी खुद की चेस्ट कैविटी है जैसे ह्यूमन बीइंग के पास है. हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, और जो दूसरे जानवर है वो कैसे सांस लेते हैं. डू यू दे हैव लंग्स लाइक दोस ह्यूमन बीइंग्स, क्या उनके पास भी लंग्स है जैसे ह्यूमन बीइंग के पास है. तो इसका जवाब है नो. कॉकरोचेस हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. कॉकरोच के पास इस तरह से ट्रेकिया होते हैं, ट्रैकिया. इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास सिमिलर सी चीजें हो सकती है. दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड spiracles. Insects have a network of air tubes called tracheae for gas exchange. Oxygen rich air rushes through spiracles. मतलब बेसिक सी चीज है कि इसमें भी वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से छोड़ रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है. Similarly, carbon dioxide from the cell goes out into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These air tubes or tracheas are found only in insects and not in any other group of animals. So अर्थवॉर्म के बारे में फिर हम पढ़ते हैं, रिकॉल करना चैप्टर 6 क्लास 6 का. ये जो अर्थवॉर्म ब्रीथ करते हैं उनकी स्किन से, ठीक है. फिर हम देखते हैं कि जो ब्रीथिंग अंडर वाटर की जो मछली होती है वो कैसे सांस लेती है, तो गिल से सांस लेती है, राइट. फिर हम देखते हैं डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, की जो प्लांट्स होते हैं वो भी सांस लेते हैं, आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा ही लिया है, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया. कुछ जो कीवर्ड्स है आपको उनको ध्यान से करना चाहिए, इनकी डेफिनेशन, अगर आपको इनको एक्सप्लेन करने आ गया तो आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.